नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम हॉल में। और दोस्तों आज हम देखेंगे 11 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों इस एनालिसिस का समरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप एक्सेस कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस द हिंदू समरी के पीडीएफ का आप लाभ उठाएं। और उसके अलावा और भी स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको उस ग्रुप में फ्री में एकदम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं द हिंदू का एनालिसिस। तो देखिए मौसम थोड़ा ख़राब है और ख़राब मौसम की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी 2 दिन सही नहीं थी, जिस वजह से मैं 2 दिन 9 और 10 तारीख का द हिंदू एनालिसिस आपके समकक्ष नहीं ले पाया। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे जितने भी द हिंदू एनालिसिस आएंगे उसमें हम 9 और 10 तारीख के जो भी द हिंदू के इंपॉर्टेंट खबर है सबको कवर कर लेंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस द हिंदू का मिलेगा। कोई भी न्यूज़ नहीं छूटेगी और कोई भी न्यूज़ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम इस वीडियोज़ में आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 11 अगस्त के द हिंदू एनालिसिस के साथ। दोस्तों सबसे पहली खबर जो हम बताएंगे आपको, दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है और ये खबर कहती है कि जम्मू कश्मीर में, आप थंबनेल में भी देखा होगा, जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो बाय चेंजिंग ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी अब किए जा रहे हैं। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी में क्यों कह रहा हूँ? ज्योग्राफी देखिए दोस्तों, डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, तो डीलिमिटेशन जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ की कंस्टिट्यूएंसीज को वो चेंज करेंगी। तो एक तरह से पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वहाँ की चेंज होगी। और अब वहाँ के जो डेमोग्राफी है उसमें एससी और ओबीसीज को चेंज करने के लिए, उनके कैटेगराइजेशन को, उनके रिलेटेड जो नियम है उनको चेंज करने के लिए कुछ बिल्स लाए गए हैं मॉनसून सेशन में हमारे लोकसभा में। और अपोजिशन ये कह रही है कि भैया ये जो बिल लाए गए हैं ये तो बीजेपी को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और इस बिल में ऐसा क्या है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने 4 बिल लाए हैं जम्मू एंड कश्मीर को से रिलेटेड पार्लियामेंट में। और इसमें से जो चारों बिल हैं वो जो कॉम्प्लेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर का, सोशल पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन, उसको बदल सकती है। और इसमें से 2 बिल ऐसे हैं जो कि ये काम तो कर ही रहे हैं, मतलब कि ये एकदम दिख रहा है। और वो कौन कौन से बिल हैं? वो है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर बिल 2023, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है दोस्तों। और एक है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023। तो चलिए दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हम एक बार ट्राइब्स की, हम इंडिया में हम एक बार ट्राइब्स की स्थिति देख लेते हैं। ट्राइब्स के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या कानून है। देखिए दोस्तों, हमारा जो आर्टिकल 366(25) है वो ट्राइबल्स को डिफाइन करता है और कहता है कि जो भी आर्टिकल 342 में ट्राइबल्स बनने के लिए डीम्ड होते हैं उन्हें हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। तो देख सकते हैं एक कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन ट्राइब्स की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, वो ये बस कह देता है कि भैया आर्टिकल 342 के हिसाब से जो भी डीम्ड होता है ट्राइबल कम्युनिटी में आने के लिए वो हम उसको ट्राइब्स में शामिल कर लिया जाता है। अब आर्टिकल 342 में क्या आता है दोस्तों? आर्टिकल 342(1) ये कहता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। और वो जो कम्युनिटीज़ हैं वो कहाँ होंगी? स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में। और वो ये स्पेसिफाई कब करेंगे, डिक्लेयर किसी भी कम्युनिटी को एसटी कब करेंगे? आफ्टर कंसल्टेशन विथ गवर्नर। और आर्टिकल 342(2) क्या कहता है दोस्तों? कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है कि उस लॉ से कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी ट्राइबल लिस्ट से इंक्लूड हो जाए या एक्सक्लूड हो जाए। ठीक है, इंक्लूड या एक्सक्लूड दोनों कर सकते हैं। तो ये पावर किसके पास है? ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास दोस्तों ये पावर नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब का लिस्ट होता है ये एक स्टेट लिस्ट होता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई लिस्ट होता है, ये नेशनल लिस्ट नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो नेशनली शेड्यूल्ड ट्राइब्स माने जाते हैं, जैसे मीणा कम्युनिटी है, वो हर जगह शेड्यूल्ड ट्राइब है, चाहे कहीं भी जाइए पूरे देश में। लेकिन जो इनका ट्राइबल स्टेटस है वो स्टेट देती है। इसीलिए देखिए, जब आप कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं और कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि स्टेट बताती है कि भैया ये हमारे यहाँ के ट्राइब हैं। और उसी हिसाब से स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह उनको रिजर्वेशन मिलता है। मतलब आप स्टेट के भी ट्राइब हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होगी उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। अब देखिए दोस्तों,
कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई तो नहीं करता है कि भैया ट्राइब कौन कौन होंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है ट्राइब के कि भैया अगर ऐसा होगा तो ये लोग ट्राइब हो जाएंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों? प्रिमिटिव ट्रेड्स, प्रिमिटिव मतलब कि जो अभी के पहले जो ज़माने थे, जो पुराने ज़माने का, कि उसमें कुछ ट्रेड्स उन कम्युनिटी में रहेगी। जैसे कुछ कम्युनिटी क्या है कि माचिस से आग नहीं जलाते, वो लकड़ी से आग जलाते हैं, तो वो एक प्रिमिटिव ट्रेड हो गया, वो पहले यूज़ किया जाता है लेकिन अब नहीं किया जाता। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब कि वो जंगल में है, बहुत अंदर हैं, वो शाई हैं लोग बाहरी लोगों से मिलने के लिए, और वो अपने जंगल में ही अपने नेचर के बीच में खुश हैं, वो बाहर नहीं आना चाहते। तो अगर ज्योग्राफिकली आइसोलेट हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं वहीं पे, तो वो माने जाएंगे। डिस्टिंक्ट कल्चर, देखिए उनका दोस्तों कल्चर जो है हमसे बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे पॉलीएंड्री हो गया, मतलब एक ही एक एक औरत बहुत सारे मर्दों से शादी करती है, तो ऐसा दोस्तों ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ही होता है, अमूमन हमारे सोसाइटी में नहीं होता है। बैकवर्डनेस, देखिए दोस्तों हम बैकवर्डनेस तो बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये लोग बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्डनेस इस सेंस से बोल रहे हैं कि जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, और जो हमारा जो सोशल अपलिफ्टमेंट जो हो चुका है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और उसमें जो हम लोग टेक वो हाई फाई जो वर्ड यूज़ करते हैं, और हाई फाई लाइफस्टाइल जो यूज़ करते हैं, हाई फाई ही जो यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इनमें नहीं है। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ अपने नेचर में, नेचर से मिल के रहते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ ये नहीं करते हैं, ये अपनी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो एक तरह से इनको हम बैकवर्ड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बैकवर्ड होते नहीं है, ये हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि ये इनको अपने नेचर का इस्तेमाल करना अपने लिए और स्वस्थ रहना उसमें बहुत अच्छी तरह आता है, जो हम शायद भूल चुके हैं। शाई ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि वो बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, और वो अपने में ही रहना चाहते हैं। और कई ट्राइब्स तो ऐसे हैं कि बाहरी लोग आएंगे तो उन पे हमला करते हैं, भाले वाले से फेंकना चालू कर देंगे। देखेंगे कोई हवाई जहाज उड़ रही है तो लगेंगे भाला फेंकने उसके ऊपर। सेंट्रल, जैसे अंडमान में सेंट्रल आइलैंड है, तो वहाँ के अगर आप वहाँ के, वो खतरनाक जगह है, वहाँ पे जाना मना है। अगर वहाँ आप आस पास जाएंगे तो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, वो आपको मार भी सकते हैं। अभी हाल ही में एक अमेरिकन टूरिस्ट मारा गया था वहाँ पे। तो वो शाई तो नहीं कहे, ये बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हैं, लेकिन शाई ऑफ कॉन्टैक्ट, वो बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते। तो अब देखिए दोस्तों, जो किसी भी कम्युनिटी को एसटी बनाने के लिए पूरा जस्टिफिकेशन प्रोड्यूस करना होता है किसके किसके सामने? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सामने और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब इन दोनों बॉडीज़ को बताना पड़ता है कि भैया हम इस ट्राइब को क्यों एसटी स्टेटस दे रहे हैं, और क्या रीज़न है कि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब बनाना चाहिए। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताना पड़ता है। अब देखिए हम जम्मू कश्मीर पे आते हैं। देखिए भैया, जम्मू कश्मीर में जो बिल आया है, दोनों बिल की जो मैंने बात की है, स्पेशली इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1989, इसमें कुछ कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में डालने की बात कही जा रही है। और इसमें कौन कौन से कम्युनिटी हैं? चार न्यू कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों। गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप। इन लोगों को ये शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में डाले जाने की बात हो रही है। अब भैया इससे क्या होगा? देखिए पहाड़ी ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो पहाड़ी लोग हैं दोस्तों, पहाड़ी ट्राइब है जो जम्मू कश्मीर की, वो एक वहाँ की लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब कि उनका एक अलग ही भाषा, बोली, शैली सब अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये 8.16 पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की। और किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये कंसनट्रेटेड है? तो ये है पुंछ में, राजौरी में, और जम्मू के पीर पंजल में से हैं। पुंछ और राजौरी कहाँ है? कश्मीर वैली में है। और जम्मू में कौन सा है? पीर पंजल रीजन। और दोस्तों इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों हैं। और ये 10 ऐसी कंस्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ ये मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं, जहाँ इनके वोट से हार या जीत का फैसला हो सकता है, जिसमें से 8 तो सिर्फ पीर पंजल में है। तो अब देखिए इनका ये जो पहाड़ी कम्युनिटीज़ हैं, ये उरी और करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी मात्रा में है। तो अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी का हार्ड लाइनर जो वोटर्स हैं, वो हैं आपके जम्मू में। लेकिन अब इन लोगों को रिजर्वेशन देने से अब जो वैली में भी बीजेपी के कुछ वोटर्स अब पनप पाएंगे। और ख़ासकर 2-3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे उरी हो गया और आपका पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, जहाँ पे ये जो इलेक्शन है वो बहुत ही कांटे की टक्कर के साथ हो सकती है। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने की भी बात करिए, तो यहाँ जो इलेक्शन है वो कांटे की टक्कर से हो सकती है। और यहाँ बीजेपी अब वैली में भी अपना प्रेजेंस बना सकती है। वैली में अभी तक दोस्तों
आम तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकार बनती आई है। बीजेपी का यहाँ मिनिमल 1-2 सीट कभी जीता हो तो जीता हो, नहीं तो कभी वो यहाँ प्रेजेंस नहीं है। लेकिन अब इस बिल के थ्रू हो सकता है कि बीजेपी यहाँ भी अपना प्रेजेंस बना ले। और दोस्तों ओबीसीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके लिए भी वहाँ लॉ चेंज की गई है। देखिए पहले क्या नॉमेनक्लेचर था ओबीसीज़ का वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वीक एंड प्रिविलेज क्लास सोशल कास्ट है। जैसे हम लोग के यहाँ है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, वैसे यहाँ थे वीक और अनप्रिविलेज क्लास। अब इनको ओबीसी कह दिया गया है। अब दोस्तों देखिए इसमें 15 मोर कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कराया जाएगा। और कौन कौन से कम्युनिटीज़ हैं? चैंग है, जाट है और सैनी है, पेड़ना है, कौरू है, आचार्य, गोरखास, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, इनको ओबीसी में डाला जाएगा। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये भी बीजेपी के वोट बैंक बन रहे हैं और यही आरोप लगा रही है हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं। और ये जो न्यू बेनिफिशियरीज़ हैं ये जम्मू में तो बीजेपी को पहले सपोर्ट कर रहे हैं, अब यहाँ भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो एक तरह से देख सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी के हिसाब से कि ये जो पूरा बिल्स लाए गए हैं ये बीजेपी वहाँ जम्मू कश्मीर में अपना प्रेजेंस स्थापित करना चाह रही है, इस वजह से लाए गए हैं। लेकिन बीजेपी अपना प्रेजेंस वहाँ स्थापित कर पाएगी ये तो इलेक्शन के बाद ही मालूम चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नया दूसरी खबर पे आते हैं। देखिए भैया अब जम्मू कश्मीर तो पीछे चला गया, अब यहाँ इंडिया में जो सीईसी और ईसी हैं उसमें से जो पैनल होती है इनको नियुक्त करने की, उसमें से अब सीजीआई की छुट्टी हो रही है। सीजीआई को अब उसमें से हटा दिया जाएगा। ऐसा एक बिल लाया जा रहा है लोकसभा में और उसको टेबल कर दिया गया है। तो पूरा मुद्दा देखते हैं दोस्तों। देखिए इस बिल का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। और इसको लॉ मिनिस्टर जो है हमारे अर्जुन राम मेघवाल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। अब इसमें क्या है भैया कि देखिए 3 मेंबर पैनल, जिसमें पहले पीएम थे हमारे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे और सीजीआई थे। अब उसमें से सीजीआई को रिप्लेस करके एक जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है और इसके लिए बिल लाया गया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है दोस्तों, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको कौन अपॉइंट करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं? गवर्नमेंट रिकमेंड करती है तब। तो अगर ये बिल ये भी कह रहा है कि अगर लीडर अपोजिशन नहीं हुआ मान लीजिए, तो जो भी सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन में उसका जो लीडर है उसी को इसमें पैनल में रखा जाएगा। और दोस्तों ये पैनल चीफ इलेक्शन कमीशन को कैसे अपॉइंट करेगी? 5 लोगों के नाम दिए जाएंगे इसमें। 5 लोगों के नाम पे ये जो पैनल है ये चर्चा करेगी, कंसिडर करेगी और उसमें किसी एक को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये परमानेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ऑटोनॉमस भी है और ये फ्री और फेयर इलेक्शन कराती है इंडिया में, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। कहाँ कहाँ इलेक्शन कराती है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट। तो बहुत हिट क्वेश्चन है ये हमेशा पूछता है। हर मतलब देश भर में जितने एग्ज़ाम होते हैं, हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। तो ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराता है। पावर्स क्या है दोस्तों? ये इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज को डिलिमिट करता है, डिटरमाइन करता है उनका टेरिटोरियल एरिया। ये इलेक्टोरल रोल्स बनाता है, मतलब आपका नाम जो इलेक्टोरल उसमें होता है लिस्ट में, वो ये रोल्स पूरा चीफ इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करता है और सारे एलिजिबल वोटर को रजिस्टर करता है और डेट्स और जो शेड्यूल हैं इलेक्शन के उनको नोटिफाई करता है। नॉमिनेशन पेपर जो कैंडिडेट्स हैं उनके स्क्रूटनाइज करता है और ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन ग्रांट करता है। जैसा कि आपने देखा अभी बहुत सारे विवाद छिड़े हुए थे एनसीपी के विखंडन में और क्या कहते हैं शिवसेना के विखंडन में, तो इसमें ईसी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में है। पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी मेंबर का हो रहा है तो उसमें वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन देती है। किसको एडवाइस देती है? स्पीकर को, कि भैया इनको हटाना चाहिए कि नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इशू करती है कि यार आचार संहिता लागू करती है ये, कि अब जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे कि वोटर्स इन्फ्लुएंस हो सके वो नहीं करने होते हैं, तो उसी को हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कंपोजिशन क्या है इसमें। देखिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो 3 मेंबर हैं टोटल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। और सीसी और ईसी कैसे अपॉइंट किए जा रहे हैं अभी हाल ही में? देखिए आर्टिकल 324 अपॉइंटमेंट की बात करता है। देखिए आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के बारे में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 324 ये कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सीसी को अपॉइंट करते हैं और अदर ईसीज को भी वैसे ही अपॉइंट करते हैं बाय मेकिंग ऑन एडवाइस ऑफ
यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी क्वालिफिकेशन इनके लिए प्रिस्क्राइब नहीं करता है दोस्तों, सबके लिए क्वालिफिकेशन है, सीईसी ईसी के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एकेडमिक अदरवाइज कोई भी क्वालिफिकेशन इनके लिए नहीं है। अब देखिए इनका टेन्योर क्या है दोस्तों, ये टेन्योर और कंडीशन ऑफ सर्विस इनके प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं, और इनका टेन्योर है 6 साल या 65 साल। अगर वो 65 साल के पहले 65 साल के हो गए और 6 साल उनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ तो भी उनको छोड़ना पड़ेगा, और 6 साल अगर उनका टेन्योर हो गया और अगर वो 65 साल के नहीं हुए तो भी उनको गिव अप करना पड़ेगा। तो सीईसी और दो ईसीज हैं उनके सेम पावर हैं, सेम इन्वॉल्वमेंट्स हैं, सब कुछ है। और किसके बराबर है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। ये दोस्तों याद रखिएगा, सीईसी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनके पावर, सैलरीज ये और जो भी इन्वॉल्वमेंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको मिलता है। और दोनों 3 कमिश्नर जो होते हैं उनके सेम राइट है तो हैं डिसीजन लेने के लिए, मतलब तीनों कमिश्नर में अगर कोई मतभेद हुआ तो 2 जो मतलब मेजोरिटी होगी उसकी डिसीजन मानी जाती है। अब देखिए कैसे रिमूव किया जाता है इन लोगों को, देखिए आर्टिकल 324 इस बारे में बताता है कि आर्टिकल ये कहता है कि ये भैया ये इनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और किसी भी इन्फ्लुएंस में आए बिना, और ये सिक्योरिटी ऑफ टेनर इनको प्रदान किया जाता है। और ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरह से इनको भी रिमूव किया जाना होता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं जिनसे इनको रिमूव किया जाए। और कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है या रीजनल कमिश्नर है वो जब तक सीईसी रिकमेंड नहीं करेंगे उनको हटाया नहीं जा सकता, मतलब सीईसी बोलेंगे तभी उनको हटाया जा सकता है। अब देखिए रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कह रही थी कि सीईसी और ईसी जो हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाना चाहिए, वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाना चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस। मतलब इन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस, ये तीनों लोगों का एक पैनल होना चाहिए और वो सीईसी बनाएगा, ठीक है। लेकिन सरकार ने एक बिल ले आया, कहा ये सीईसी इसमें ये नहीं होगा, इसमें कैबिनेट एक मिनिस्टर होंगे। तो ये था बाबा पूरा मामला। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए आईआईटी दिल्ली जो हमारी है वो अबू धाबी में कैंपस लॉन्च करेगी, मतलब अब आप आईआईटी निकालेंगे तो हो सकता है, मतलब आप आईआईटी आप लोग तैयारी करने वाले होंगे सिविल सर्विसेज के, आईआईटी बहुत लोग आईआईटी होंगे इसमें से। तो जो भी आईआईटी निकालेगा वो चाहे तो अबू धाबी जाके भी पढ़ सकता है, लेकिन ये अबू धाबी का जो कैंपस होगा वो बेसिकली अबू धाबी यूएई वालों के लिए होगा, और यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज ऑफ़र किए जाएंगे। तो कोर्सेज क्या है दोस्तों, ये जनवरी 2024 से एकेडमिक प्रोग्राम चालू होगा। यहाँ बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम किए जाएंगे, और इसमें रिसर्च सेंटर भी खोला जाएगा जो सस्टेनेबल एनर्जी और क्लाइमेट स्टडीज़ पे रिसर्च करेंगे, और इसके अलावा कंप्यूटिंग और डेटा साइंस पे भी यहाँ पे पढ़ाई होगी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आईआईटी का जो आईआईटी दिल्ली है वो अपना अबू धाबी में एक विंग खोल रहा है। ये एक वनडे मतलब ये एक वन लाइनर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों अब आगे पे आते हैं। देखिए अब इसरो जो है भैया अब गियर अप कर रही है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा पे, मतलब मून पे। देखिए दोस्तों यही ऐसा फेज़ था सॉफ्ट लैंडिंग वाला जो चंद्रयान 2 में फेल हो गया था, और जिसकी वजह से वो हमारा 95% हमारे मोदी जी ने बोला कि भैया 95% सक्सेसफुल रहा, 5% फेल हो गया। लेकिन इस बार हमको 5% भी नहीं फेल होना है, इस बार हमारा यही 5% 100% है। हमको इस बार लैंड कर ही जाना है और वहाँ से तस्वीरें भेज के दुनिया को दिखाना है कि देखो भैया इंडिया पहुँच के झंडा अपने यहाँ फहरा दी है। तो अब ये गियर अप करा, ये सबसे जो क्रिटिकल फेज़ है इसमें देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा जो चंद्रयान है वो जो 6 लूनर ऑर्बिट्स होते हैं उसमें से एक ऑर्बिट पे जो सबसे नीचे वाला ऑर्बिट है उस पर चक्कर काट रहा है, और वहीं से वो लैंड करेगा चंद्रमा के सतह पे। कौन कौन से ऑर्बिट है देखिए दोस्तों, ये सारे ऑर्बिट्स हैं, ये 6 ऑर्बिट्स हैं चंद्रमा के। देखिए थेमिस बी और थेमिस सी ये यूएसए के जो सैटेलाइट्स हैं वो हैं, और केपीएलओ ये साउथ कोरिया का सैटेलाइट है। इसी में हमारा चंद्रयान भी घूम रहा है, और अब यहीं से ये सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अब ये देखने वाली बात होगी कि हमारा चंद्रयान कैसे वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग इस बार ज़रूर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चाइना की बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक आर्टिकल है कि देखिए चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है, और क्या वो डिफ्लेशन जो है वो कॉज ऑफ कंसर्न है, तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए चाइना का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ड्रॉप हो गया है, वहाँ का सीपीआई जो है वो ड्रॉप हो गया है। क्यों ड्रॉप हो गया है? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अब सस्ती हो गई हैं,
और सस्ती होने मतलब चीज़ें जो जो कंज्यूमर कमोडिटीज़ हैं अगर वो मार्केट में सस्ती होंगी तो क्या होगा, सीपीआई ड्रॉप कर जाएगा। और उसके अलावा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी ड्रॉप हुआ है, मतलब कि जो लोगों की खरीदने की क्षमता है वो जो लो जो सॉरी जो कंपनियों उत्पादन कर रही हैं, जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो भी कम हो रहा है, तो इससे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी डाउन हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, अब जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि भैया ये जो सीपीआई जो डिफ्लेशन आया है वहाँ पे ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि नहीं, इस पर अलग अलग व्यू है। तो सबसे पहले ये डिफ्लेशन कॉज ऑफ कंसर्न है या नहीं, इसको जानने से पहले तुमको पहले ही जानना होगा कि भैया डिफ्लेशन क्या है। तो देखिए, डिफ्लेशन होता है दोस्तों इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट। इन्फ्लेशन में क्या होता है, राइज इन प्राइसेस, ठीक है, राइज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में इसका जस्ट उल्टा होता है, फॉल इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो अब हम ये तो आपको समझ में आ गया, मतलब जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस जब फॉल करेगी तो उसको हम डिफ्लेशन कहेंगे। एक और टर्म होता है डिसइन्फ्लेशन। देखिए दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में दोनों में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन डिसइन्फ्लेशन में जो है वो प्राइस बढ़ने की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, ठीक है। और डिफ्लेशन में है जो प्राइस वो डाउन हो जाती है, मतलब प्राइस घटने लगती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ रही है लेकिन गति जो है वो धीमी हो गई है, और यहाँ डिफ्लेशन में जो है वो प्राइस जो है डाउन हो रही है। अब क्या ये डिफ्लेशन जो है वो कॉज ऑफ कंसर्न है? देखिए, इसमें एक इकोनॉमिस्ट मतलब एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि जो डिफ्लेशन है वो चाइना में वो डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, वहाँ पे जो गुड्स हैं उनके डिमांड में कमी आ रही है, ठीक है। और इसके डिमांड में कमी आने से क्या होगा, वहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ की इकोनॉमी स्लो डाउन होगा तो क्या होगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, और जो जो क्या कहते हैं फॉरेक्स है वो कम होगा, एक्सपोर्ट में कमी आएगी, तो ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कमी आने लगती है। और ये जो फॉल इन प्राइस है दोस्तों, इससे एक और चीज़ पता मतलब वहाँ के जो जनता में देखी गई है कि वो जब गुड्स के दाम कम होते हैं तो वो गुड्स खरीदना ही बंद कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में और कम होंगे दाम तो तब खरीदेंगे। तो जब वो खरीदना बंद कर देते हैं तो उससे जो है जो जो कंज्यूम मतलब जो खरीद है, जो बिक्री है वो और कम हो जाती है, जो कंजम्पशन है वो और कम हो जाता है। जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, उससे जो है डिमांड और घटेगा, डिमांड और घटने से क्या हो जाएगा कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन और रिसेशन की तरफ जाना चालू कर देती है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ जो इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं कि ये डिफ्लेशन खतरनाक है, क्योंकि हर इकोनॉमी में एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन ज़रूरी है तभी जो वहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो पाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब वो महंगा रहेगा तो जो लोगों की खरीदने की कैपेसिटी है वो चेक्ड होगी, मतलब कोई सामान अगर सस्ता हो गया तो उसकी लूट मच जाएगी, सबके पास पैसे हैं सब खरीद पाएंगे। लेकिन जब थोड़ी महंगी रहेगी तो उसको कुछ ही लोग खरीद पाएंगे। तो जो रिसोर्सेज हैं वो जो जो लोग खरीद सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स लानी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इससे जो जो इन्फ्लेशन है इससे, और गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम कैसे लाएगी, ये चेक करके कि किनको किनको बेसिकली ज़रूरत है। गैर ज़रूरतमंदों को तो वेलफेयर स्कीम में मिलेगा कुछ नहीं, जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को मिलेगा ना। तो जो ज़रूरतमंद है उनको गवर्नमेंट दे देगी, और जिनको जो खरीद सकते हैं वो खुद से खरीद लेंगे। तो इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे देश के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन अगर ये सस्ता हो जाएगा तो ये सब खरीद लेंगे, तो इनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये भी आ जाएंगे लेकिन ये हो सकता है इनकी परचेजिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा ना हो, तो ये कुछ भी खरीद ना पाए कमोडिटी। तो इसीलिए सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा ज़रूरी होता है। तो ये बात कही है कुछ एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट में। एक और ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि भैया डिफ्लेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना में, क्योंकि जो चाइना है वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डिफ्लेशन भी एक्सपीरियंस करता रहा है पास्ट में। मतलब एक सिर्फ चाइना केस की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन चाइना में ऐसा हुआ है कि जब वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो वहाँ डिफ्लेशन भी हुआ है। और ये जो डिफ्लेशन चाइना में आया है, ये सप्लाई जो है वो बढ़ गई है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से
आया है। सप्लाई बढ़ गई है तो दाम कम हो गए हैं, इस वजह से डिफ्लेशन हो गया है। दामों जो ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से दाम कम हो गए हैं गुड्स के। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी घट गई है और वहाँ की इनकम कम हो गई है, इसलिए वजह से डिमांड कम हो गया है और प्राइस कम हो गया है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सप्लाई जो है प्रोडक्ट्स के वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब ये कहते हैं, हमने अभी कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो रीएलोकेट करता है जो प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन इनका जो रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि भैया डिफ्लेशन करता है ये काम, डिफ्लेशन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों करता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस कम है और एट द सेम टाइम कुछ कमोडिटीज़ की प्राइस हाई है। तो इनको ये तो सबके लिए अवेलेबल है और इनके लिए गवर्नमेंट को स्कीम चलाने होता है, तो इससे जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का फिर से। तो ये जो दोस्तों, ये मतलब दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं इकोनॉमिस्ट के डिफ्लेशन पे जो चाइना में चल रहा है। चाइना डिफ्लेशन क्यों एक्सपीरियंस कर रही है? क्योंकि दोस्तों जो वहाँ की यूजुअली डिफ्लेशन का तब होता है जब सेंट्रल बैंक्स होती हैं वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करती हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती हैं, ठीक है। लेकिन चाइना में उल्टा हो रहा है। चाइना में वहाँ जो है लूज मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जो है वो डिफ्लेशन एक्सपीरियंस किया जा रहा है बिकॉज सप्लाई वहाँ बढ़ गई है, ठीक है दोस्तों। और पैंडमिक की वजह से भी लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हुई है, ऐसा भी कहा जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे डिफ्लेशन बढ़ गया है। तो दोस्तों ये था इस आर्टिकल का पूरा समरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इंडिया म्यांमार की बात कर लेते हैं थोड़ा। इंडिया म्यांमार की बात ये आर्टिकल कर रहा है, एडिटोरियल कर रहा है, उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 31 जुलाई को और 1 अगस्त को जो म्यांमार है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के जो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है मिनेट स्वे, इन्होंने अपना 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा लिया है। देखिए दोस्तों, पहले म्यांमार का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो समझते हैं। वहाँ बेसिकली दो पार्टीज़ काम कर रही है। जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी है, वैसे वहाँ पे दो पार्टी हैं। एक है एनएलडी सॉरी, इसको कहते हैं नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। इसको कौन चलाती हैं? अंग सान सू की। अंग सान सू की आप नाम सुने होंगे, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। ये बहुत जानी मानी वहाँ की हस्ती हैं, ठीक है। और दूसरी पार्टी दोस्तों है वहाँ की यूएसडीपी, ठीक है, जो करंट पार्टी है। इसका नाम है यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ठीक है। ये प्रो मिलिट्री है। अभी इसी के प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे एक्टिंग है, मतलब जो वहाँ पे जो कार्यरत हैं वो इसी के प्रेसिडेंट है। और ये प्रो मिलिट्री है, मिलिट्री के हेल्प से इनकी सरकार बनी हुई है और इन्होंने अपना आप कार्यकाल 6 महीने बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक्सटेंशन इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री में अभी नॉर्मेंसी नहीं आई है, वायलेंस चल रहा है, इस वजह से अभी हमको इमरजेंसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और म्यांमार में दोस्तों ये सिचुएशन हो गई है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान से भी 2.5 गुना ज़्यादा वायलेंस की खबरें आ रही हैं, वायलेंस के रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। और जो करंट गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो सिर्फ 30 से 40% टेरिटरी पे ही अपना कब्जा जमाए हुए हैं। बाकी सारे रिबल्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग अपनी टेरिटरीज पे कब्जा किए हुए हैं। इनका जो कब्जा है वो 30 से 40% ही टेरिटरी पे है। अब देखिए दोस्तों, जो सांग सू की जो पार्टी है उसने पिछला जो इलेक्शन है उसको बॉयकॉट कर दिया था, इनकी जो मिलिटरिस्टिक पॉलिसी है इसकी वजह से। और जो करंट गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसी बिल्स लाए थे, उसने कुछ ऐसी लॉ पास किए हैं कि जो छोटी छोटी पार्टीज हैं वो अब इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगी। तो क्या हुआ, जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इलेक्शन लड़ेगी नहीं और छोटी पार्टी इलेक्शन लड़ नहीं पाएगी, तो फिर यूएसडीपी इसमें संपूर्ण मेजोरिटी में आ गई और अब वो जो चाहे वहाँ पे कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में जो सूकी हैं, मिसेस सूकी हैं, उन्होंने जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उससे कॉम्प्रोमाइज़ की बात की है और कहा कि चलो भैया मिल के राज करते हैं। ये थोड़ा रोहिंग्या क्राइसिस में भी ये स्कैनर में आई थी, इनके रोल को क्रिटिसाइज़ किया गया था। ये प्रो डेमोक्रेटिक है, लेकिन इनके रोहिंग्या क्राइसिस में इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि ऐसे आरोप लगाए गए थे इन्होंने रोहिंग्यास का प्रोसिक्यूशन किया है। तो अब ये मिलिट्री के साथ मिल के वहाँ गवर्नमेंट चलाने के लिए इच्छुक हैं और देखिए अब आगे क्या होता है। अब इंडिया का रोल देख लेते हैं दोस्तों, इंडिया क्या पॉलिसी है। देखिए, पैंडमिक में इंडिया ने म्यांमार का बहुत मदद किया था और वैक्सीन दिया था, फूड दिया था, बहुत सारी चीज़ें इंडिया म्यांमार को प्रोड्यूस कराती थी। लेकिन म्यांमार से
काफ़ी प्रॉब्लम्स इंडिया में आती रही हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें म्यांमार से आती हैं। म्यांमार में कभी कभी जो उग्रवादी ग्रुप हैं वो मणिपुर और मिज़ोरम जैसी जगह में वॉयलेंस के लिए भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। तो और ये हमारे एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर, उन्होंने इस मुद्दे को बार बार उठाया है म्यांमार के साथ। और अभी हाल ही में मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन हुआ था म्यांमार में, तो वहाँ भी इसको उठाया था। देखिए, इंडिया तो म्यांमार में डेमोक्रेसी चाहती है, लेकिन दोस्तों इंडिया की कुछ ऐसी मजबूरी है जो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे टाई अप पे इंडिया को मजबूर करती है। पहला कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, और दूसरा हमारा जो रिलेशन है चाइना से। तो ये दोनों हमें बाउंड करती है कि भैया अंदर वहाँ जो भी सिचुएशन है उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है और हमें उनसे अच्छे टाइज बना के रखने हैं। देखिए, अभी सारंग हाम्बाचुआ रेलवे प्रोजेक्ट जो म्यांमार बॉर्डर पे है वो इंडिया ने डेवलप किया इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। और ये क्यों डेवलप किया? क्योंकि चाइना भी एक रेलवे एक्सेस म्यांमार में डेवलप कर रही है युआन प्रोविंस के थ्रू। वो किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो इंडिया उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपना ये रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया जो है वो एक बड़ा आर्म सप्लायर है म्यांमार के लिए। देखिए दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ अपना इंटरेस्ट होता है। देखिए, यूक्रेन रशिया में वॉर तो हो रहा है, लेकिन सबसे मज़ा उसमें यूएसए और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ को आ रहा है, क्योंकि वो अपना सारा हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। पैसा तो वो वसूल ही लेंगे, कल रिकन्स्ट्रक्शन जब बाद में वहाँ होगा तो पैसा उससे वसूल ही लेंगे, लेकिन अभी दे रहे हैं। और उनके हथियारों की टेस्टिंग भी बहुत अच्छी हो रही है रशियन हथियार के। देखिए, रशिया यूएस ये दो पावर हैं ही। अब यूएस अपने हथियार अगर यूक्रेन के थ्रू टेस्ट कर लेगा रशिया के अगेंस्ट कि वो सक्सेसफुल है, तो काम हो गया, क्योंकि सीधा सीधा युद्ध तो रशिया से लड़ नहीं रहा जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों इंडिया भी अपने हथियार यहाँ पे देता है। ये एक इंडिया सप्लायर है इनके हथियार का। काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज हम यहाँ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से अर्न करते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे आते हैं। देखिए, इंडिया जापान जो है वो श्रीलंका में ट्राईलैटरल कॉपरेशन स्टार्ट करने की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी से पहले जो यहाँ जो क्राइसिस आया श्रीलंका, उससे पहले जो श्रीलंका है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ था। लेकिन क्राइसिस आते ही चाइना ने उसे गोदी से उतार दिया, नीचे कहा जा बच्चे घूम। तो श्रीलंका घूम पाया नहीं और गिर गया। तो जब वो गिरा है तो उसको उठाने के लिए कौन आया? बड़े भाई इंडिया और जापान। ठीक है, तो अभी चाइना के इन्फ्लुएंस में आके कुछ सालों पहले, 2 साल पहले, जो श्रीलंका है उसने इंडिया जापान के MOU साइन हुआ था कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए जापान में, जैसे कि कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट कोलंबो में। और उसको ये श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। उसके अलावा जापानीज़ फंडेड लाइट रेल ट्रांजिट प्रोजेक्ट था, उसको भी जापान ने श्रीलंका ने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि बड़े भाई चाइना ने बोला था कि भैया इन लोगों से दूरी रखोगे तभी तुमको हम पैसा देंगे। तो वो दूरी बना लिया। ठीक है, अब भैया पैसा इतना दे दिए, जब पैसा मांगे तो उनके पास कोलैप्स हो गए, इनकी गवर्नमेंट डिफॉल्ट में चले गए। तो अब इनको बचाने कौन आया? फिर से वही बड़े भैया इंडिया और जापान। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया जापान को पहले तो ये कह दिए कि भैया हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट तुम नहीं करो, सब चाइना करेगी। लेकिन अब जब क्राइसिस में है, दोनों लोगों ने हेल्प किया श्रीलंका का, तो उसकी अकल ठिकाने आई। तो बोला नहीं ठीक है, आप लोग आइए हमारी हेल्प करिए, हमारे यहाँ रिकन्स्ट्रक्शन करिए। तो अब इंडिया और जापान श्रीलंका में जितने भी श्रीलंका के डेप्थ जो उसका डेप्थ डिफ़ॉल्ट हो चुका है उसको रीस्ट्रक्चरिंग के लिए श्रीलंका की हेल्प करेंगे। और ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट श्रीलंका ने कैंसिल किए थे, अब इंडिया और जापान वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो दोस्तों इसी के बारे में जो इंडिया और जापान की मीटिंग चल रही है कि श्रीलंका में ट्राईलैटरल कॉपरेशन कैसे किया जाए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसके लिए इन्फ्लेशन का फोरकास्ट 5.4% किया गया है। दोस्तों इनका जो इन्फ्लेशन का विंडो है वो है 4 to 6%। तो अगले साल के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखी गई है 5.4%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोस्तों एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड करके बनाया गया था। फाइनेंस एक्ट 2016 में इसको एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा दिया गया था। और जो RBI का सेक्शन 45ZB है, RBI एक्ट 1934 का सेक्शन 45ZB है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने के लिए अधिकृत है। और 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी बनाए जाएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी। और इनका फंक्शन क्या होगा? ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट, जिसको हम रेपो रेट भी कहते हैं, वो
वो डिसाइड करते हैं ताकि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रह सके, और इन्फ्लेशन की टारगेटिंग करते हैं कि भैया 4 से 6% के बीच में इस साल इन्फ्लेशन कहाँ रहेगा, 5% रहेगा, 5.5 रहेगा, 4.5 रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। और इसके कंपोजिशन क्या है, 6 मेंबर इसमें हैं। इसमें जो गवर्नर हैं वो उसके चेयरपर्सन हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर ऑफिशियल होते हैं जो आरबीआई की एक बोर्ड नॉमिनेट करती है, और 3 मेंबर जो इसमें होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल मेंबर है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले, वो 4 साल तक रहते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। और कोरम क्या है इसमें, 4 मेंबर इसमें मीटिंग में होने चाहिए, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। और एक जो है उसमें गवर्नर होंगे ही होंगे, ठीक है, वो तो है ही, गवर्नर नहीं होंगे तो मीटिंग कैसे होगी। और ये डिसीजन लेती है मेजॉरिटी वोट से, मतलब 6 मेंबर में से 4 को जो डिसीजन ले लेंगे वही डिसीजन हो गया, ठीक है। और अगर टाई हो गया, मान लीजिए 3-3 हो गया, तो उसमें क्या करता है, आरबीआई गवर्नर वाला जो डिसीजन होता है, मतलब जिस साइड से आरबीआई गवर्नर होते हैं वो मान लिया जाता है, ठीक है। और ये जो एमपीसी का डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है, और आरबीआई जो है इस पर अमल करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वाइल्ड फायर, हवाई एक जगह है पैसिफिक ओशन में, वहाँ पे वाइल्ड फायर्स मतलब फॉरेस्ट फायर्स आए हैं जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी और 36 लोगों की मृत्यु हो गई। तो पहले देख लेते हैं ये हवाई आइलैंड है कहाँ दोस्तों। ये एक अमेरिका का टेरिटरी है, यूएसए का, जैसे इंडिया का है अंडमान निकोबार, वैसे ही अमेरिका का है हवाई आइलैंड, ठीक है। ये काफ़ी दूर है अमेरिका से, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वाइल्ड फायर आया है और काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचा दी है, तो वाइल्ड फायर के बारे में हम जान लेते हैं। तो वाइल्ड फायर एक अनकंट्रोल्ड फायर होता है जो लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वो फॉरेस्ट को तो डिस्ट्रॉय करता ही करता है, वहाँ की फ्लोरा फौना को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सब डिस्ट्रॉय कर देता है, कुछ भी नहीं बचता है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाते हैं वहाँ की इकोलॉजी खतरे में पड़ जाती है। और हमारे देश में भी फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स हाल फिलहाल में बढ़े हैं। मेन रीज़न क्या है फॉरेस्ट फायर्स का, क्लाइमेट चेंज, जो कि हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से इसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इंडिया में 21.4% जो फॉरेस्ट है दोस्तों, उसमें वाइल्ड फायर्स आ सकते हैं, प्रोन टू वाइल्ड फायर, दे आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स, ऐसा कहती है एक 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो एक रिपोर्ट है वो ये कहती है। रीजंस क्या है दोस्तों फॉरेस्ट फायर्स के, राइट क्लाइमेटिक कंडीशन, तो ड्राई कंडीशंस जब होती हैं और जो पत्ते सूखे रहते हैं और थोड़ी सी भी हीट जो है स्पार्क प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये एक क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जो फॉरेस्ट फायर के लिए ज़रूरी होता है। बर्नेबल फ्यूल, मतलब सूखे पत्ते जो नीचे रहते हैं वो बर्नेबल फ्यूल का काम करते हैं, और वो फॉरेस्ट फायर को बहुत ही ज़्यादा भड़का देते हैं। और एक स्पार्क एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, कोई सिगरेट फेंक दिया, कोई माचिस की तीली फेंक दिया, उससे भी वाइल्ड फायर्स लग सकती है। नेचुरल भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि बिजली गिर गई, या फिर अधिक गर्मी से पत्तों में मतलब आग सुलगने लगी थोड़ी थोड़ी, और उससे भी वाइल्ड फॉरेस्ट बन सकता है। तो ये था दोस्तों वाइल्ड फायर्स, जिसका और उसका रीज़न, और हवाई में वाइल्ड फायर्स अभी आया है, हवाई का लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम करेगी। अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें से विंडोज़ ओएस को हटा दिया जाएगा, और अब माया ओएस यूज़ किया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि विंडोज़ ओएस हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हिसाब से भैया सेफ नहीं है, सब लोग मतलब घुस जा रहे हैं सिस्टम के अंदर और सारी इन्फॉर्मेशन चुरा ले रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब माया ओएस काम करेगा। कहाँ कहाँ करेगा दोस्तों? देखिए ये इसकी जो फंक्शनैलिटी है माया ओएस की, ये विंडो के ही तरह है। यूज़र्स को लगेगा नहीं कि भैया ये किसी दूसरे ओएस पे काम करें, उनको लगेगा कि हम विंडो कोई पे ही काम करें, मतलब विंडो की पूरी कॉपी है। और दोस्तों ये साउथ ब्लॉक में काम करना शुरू कर देगा अगस्त 15 से पहले, और डिफेंस मिनिस्ट्री में ही सिस्टम्स में इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, और सर्विसेज में इसको इंस्टॉल अभी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए तीनों जो सर्विस है डिफेंस मिनिस्ट्री की, वो अभी इस पे विचार कर रही हैं कि ये जो माया ओएस है उसको हम अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल करें और अपने सिस्टम में चलाएं। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी अभी की जा रही है। इस ओएस को दोस्तों सिर्फ 6 महीने में बनाया गया है हमारे इंजीनियर्स द्वारा, और ये मैलवेयर्स अटैक्स और अदर साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। तो दोस्तों ये था माया कंप्यूटर के बारे में, जो अभी हो सकता है हाल ही में आप देखिए कि माया ओएस इंडिया में हिट हो जाए और सारे इंडिया के सिस्टम माया ओएस ही यूज़ करें, ऐसा पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक है। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू का विश्लेषण एनालिसिस। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।